हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10 में आपका बायोलॉजी साइंस में आपका जो नया चैप्टर शुरू हुआ है उसमें आपको इसके पहले बताया हुआ था जनन क्या होता है और जनन से क्या महत्व है। तो उसी क्रम में आज हम जनन पढ़ेंगे पौधों में, यानी पौधों में जनन, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, पौधों में किस प्रकार से जनन होता है। तो देखिए, आज का हमारा टॉपिक पौधों में जनन पर ही आधारित है, जिसकी कई सारी विधियां हैं जो कि हम सीरियल वाइज यानी क्रम से कई सारे वीडियो में सभी विधियों को पढ़ेंगे, जिसमें से आज है पौधों में जनन में। देखिए, पौधों में जनन विधियों को दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है। पहला है अलैंगिक जनन और दूसरा है लैंगिक जनन, यानी कि लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लैंगिक जनन एंड नॉन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अलैंगिक जनन। दोनों जनन के बारे में पढ़ना है। तो उस क्रम में पादपों में अलैंगिक जनन आज पढ़ते हैं। देखिए क्या होता है अलैंगिक जनन। सबसे पहले, क्योंकि हम अलैंगिक जनन पहले पढ़ेंगे उसके बाद में लैंगिक जनन पढ़ेंगे, तो अलैंगिक जनन दैहिक कोशिकाओं में होता है। दैहिक कोशिकाओं से ही नए जीव उत्पन्न होते हैं। जनन इकाइयाँ या तो बनती ही नहीं हैं अथवा बिना अर्धसूत्री विभाजन के बनती हैं। जनन इकाइयों से तात्पर्य है कि पौधों के जो जननांग हैं, यानी कि जायांग और पुमंग, ठीक है, जैसे कह सकते हो नर जननांग और मादा जननांग। तो जिन पौधों में अलैंगिक जनन द्वारा, अलैंगिक जनन की विधि द्वारा जनन होता है, उन पौधों में जननांग विकसित नहीं होते हैं, या विकसित होते भी हैं तो वो कैसे, बिना अर्धसूत्री विभाजन के, यानी उनको जननांग से जनन की क्रिया संपादित नहीं करना होता है, इसलिए उनके जननांग या जनन इकाइयाँ विकसित नहीं होती हैं। और जो अलैंगिक जनन वाले पादप हैं उनमें दैहिक कोशिकाओं के द्वारा ही जनन की क्रिया होती है। दैहिक कोशिकाएं वो कोशिकाएं होती हैं जो सामान्यतः किसी पादप या जीव शरीर की संरचना या ढांचा को निर्मित करती हैं, जबकि जो लैंगिक इकाइयाँ होती हैं वो केवल लैंगिक जननांग या लैंगिक अंगों को विकास, लैंगिक अंगों के विकास को प्रेरित करती हैं और लैंगिक जनन की क्रिया को संपादित करती हैं। तो जो दैहिक कोशिकाएं हैं, उन दैहिक कोशिकाओं से ही अलैंगिक जनन होता है और दैहिक कोशिकाओं से ही नए जीव या नई संतति उत्पन्न होती है। तो उसी क्रम में पादपों की अलैंगिक जनन की विधियां कई हैं, उनमें से आज हम यहाँ पर दो विधियों को कवर करते हैं। इसके बाद अगली वीडियो में इसकी बची हुई विधियों को कवर करेंगे। तो आज पहली विधि है विखंडन, जिसको इंग्लिश में फिशन कहा जाता है। विखंडन का मतलब वैसे होता है टूटना, ठीक है, और छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाना या टुकड़ों में बट जाना, फिशन हो जाना। तो देखिए क्या है ये विधि। यह एक कोशिकीय जीवों में पाया जाता है। आपको बताया है एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव, ठीक है। एक कोशिकीय जीवों का जो शरीर होता है वो एक कोशिका से निर्मित होता है। और उदाहरण में जैसे आपके युगलीना, प्रोटोजोअन्स आते हैं, युगलीना, अमीबा, पैरामीशियम, जीवाणु। इसके बाद जब हम बात करते हैं बहुकोशिकीय जीवों की, तो ऐसे जीव जिनका शरीर कई कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है या इनके शरीर को निर्मित होने में कई कोशिकाएं भाग लेती हैं। उदाहरण समस्त पादप व जीवधारी, यानी कि आपके मनुष्य, चतुष्पादी गमन करने वाले जीव, गाय, भैंस, बकरी और पादप, ये सभी जो है आपके यूकैरियोटिक श्रेणी में रखे गए हैं, तो जीवधारी हैं। तो इसके बाद हम बात कर रहे थे एक कोशिकीय जीवों में पाया जाता है, यानी कि जो विखंडन है, विखंडन द्वारा जो जनन है
वो एक कोशिकीय जीव यानी आपके अमीबा, युगलिना, पैरामीशियम जीवाणु में होता है। इसमें कोशिका सूत्री या असूत्री विभाजन द्वारा 2 या अधिक कोशिकाओं में बट जाती है। यानी जो एक कोशिकीय जीव की जो कोशिका होती है वो सूत्री या असूत्री विभाजन होता है, जिससे एक कोशिका 2 भागों में या 2 भागों से अधिक भागों में बट जाती है और संतति कोशिकाएं नया जीव बनाती हैं। उदाहरण जीवाणु, प्रोटोजोआ यानी अमीबा, युगलिना। देखिए ये स्ट्रक्चर बनाया है आपको, जीवाणु में विखंडन बताया है यहाँ पर, क्योंकि जीवाणु भी आपका एक कोशिकीय जीव में आता है। तो देखिए ये जीवाणु की संरचना थी। इस जीवाणु की संरचना में ये आनुवंशिक पदार्थ उपस्थित है, यानी कि गुणसूत्र या इसे हम डीएनए कह सकते हैं, डीएनए कहें, ठीक है, आनुवंशिक मटेरियल उपस्थित है। तो आपको पता है कि इसमें जो कोशिका है वो सूत्री विभाजन द्वारा या आसूत्री विभाजन द्वारा, तो यहाँ पर क्या होता है, सूत्री विभाजन द्वारा कोशिका 2 भागों में बढ़ती है, क्योंकि कोशिका को सूत्री विभाजन होगा, क्योंकि जब विपरीत परिस्थितियां होंगी तब इसमें जनन होगा, जब इसमें अनुकूल परिस्थितियां होंगी तब इसमें जनन होगा। और जनन के समय जो इसकी कोशिका है, जीवाणु की जो कोशिका है वो सूत्री या असूत्री विभाजन द्वारा क्या होती है। देखिए ये कोशिका थी, इसमें इसने एक बड़ा आकार ले लिया, यानी इसका जो गुणसूत्र आनुवंशिक पदार्थ था, आनुवंशिक मटेरियल था, वो आकार में बढ़ गया और बढ़कर के कोशिका में देखिए क्या हुआ, विभाजन होने के पश्चात यही एक कोशिका 2 भागों में कोशिकाओं में बंटना शुरू हो गई, जिससे बीच में क्या है, खांच विधि द्वारा यानी खांच जैसी संरचना का निर्माण होने लगता है और असूत्री विभाजन द्वारा एक कोशिका 2 कोशिकाओं में खांच विधि द्वारा बट जाती है और यही 2 कोशिकाएं यानी जो संतति कोशिकाएं हैं नए जीव का निर्माण करती हैं। तो एक कोशिका से देखिए जीवाणु था या एक कोशिका से 2 जीवाणुओं का निर्माण हो गया, यही है जीवाणु में विखंडन विधि। ठीक है, इसके बाद अब हम पढ़ते हैं बीजाणु निर्माण, स्पोर फॉर्मेशन। देखिए कम विकसित पादपों में दृढ़ आवरण वाली विशेष एक कोशिकीय संरचनाएं बनती हैं जिन्हें बीजाणु कहते हैं। पहली लाइन समझिए कि कम विकसित पादपों में, कम विकसित पादप जैसे आपके कवक और शैवाल होते हैं, कम विकसित पादप। तो हम यहाँ पर उदाहरण ले रहे हैं कवक और शैवाल में से कोई भी किसी भी प्रजाति का कोई कवक और शैवाल हो, क्योंकि कवकों और शैवालों में जो जनन होता है वो स्पोर फॉर्मेशन द्वारा होता है, बीजाणु विधि द्वारा होता है। तो कम विकसित पादपों में दृढ़ आवरण वाली विशेष एक कोशिकीय रचनाएं बनती हैं। तो देखिए ये कवक में बीजाणु निर्माण या बीजाणु द्वारा जनन की संरचना बनाई गई है। तो ये देखिए आधार है, बेस है, जहाँ से कवक उगते हैं, जन्म लेते हैं। तो कवक की ये संरचना ऊपर आई, ये एक जो है दृढ़ आवरण, जो आपने लिखा दृढ़ आवरण वाली विशेष एक कोशिकीय ये रचना है स्पोरेजियम, यानी इस स्पोरेजियम के अंदर ही स्पोर यानी कि बीजाणु सुरक्षित यानी उपस्थित होता है। तो इस स्पोरेजियम संरचना का निर्माण होता है, एक कोशिकीय रचनाएं बनती हैं जिन्हें बीजाणु कहते हैं। ठीक है, तो ये जो इसके अंदर बीजाणु बने हुए हैं, ये अलग एक स्पोर दिखाया गया, इस प्रकार से इसके अंदर कई सारे बीजाणु बनते हैं स्पोरेजियम। और ये कब होता है, जब इसको परिस्थितियां अनुकूल मिलती हैं, क्योंकि देखिए लिखा है बीजाणु प्रतिकूल वातावरण में सुरक्षित रहते हैं और अनुकूल परिस्थितियां आने पर अंकुरित होकर नए पादप बनाते हैं। तो जो इसका स्पोर है, ये स्पोर जब इसको विपरीत परिस्थितियां होती हैं, प्रतिकूल परिस्थितियां होती हैं, तब ये वातावरण में सुरक्षित पड़ा रहता है। और जैसे ही इसको नम वातावरण, अनुकूल परिस्थितियां मिलती हैं, जनन के योग्य की परिस्थितियां मिलती हैं, तब ये स्पोर वातावरण में जो है नए पादप को जन्म देता है। तो ये कवक में से ये संरचना बनी स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम के अंदर कई सारे स्पोर भरे हुए हैं। यही स्पोर क्या होते हैं, ऊपर से यानी टूट करके नीचे गिर जाते हैं और वातावरण में आधार पर पड़े रहते हैं, और
तब तक पड़े रहते हैं जब तक इनको परिस्थितियां अनुकूल नहीं मिलती हैं, यानी ये प्रतिकूल परिस्थितियों में तब तक पड़े रहते हैं और सुरक्षित पड़े रहते हैं। और जैसे ही इनको परिस्थितियां अनुकूल मिलती हैं, ये स्पोर जो है वातावरण में जन्म ले लेते हैं, जन्म लेकर के नए पादप का विकास कर देते हैं। तो इस प्रकार से देखिए छोटे छोटे स्पोरेंजियम बन रहे हैं, ये स्पोर के द्वारा ही छोटे छोटे स्पोरेंजियम का निर्माण हुआ है। इस प्रकार से कवकों में जो है बीजाणु जनन द्वारा होता है, यानी जनन जो है बीजाणुओं द्वारा होता है। तो वही लिखा गया है बीजाणु निर्माण, स्पोर फॉर्मेशन, यानी कवक व शैवालों में जनन जो है अलैंगिक विधि में बीजाणु निर्माण द्वारा या बीजाणु द्वारा जनन होता है। तो आज के इस वीडियो में ही हम अलैंगिक जनन की 2 विधियों को कवर किया है, विखंडन फिशन और दूसरी है बीजाणु निर्माण स्पोर फॉर्मेशन। दोनों के आपको चित्र बनाने हैं, बहुत टफ नहीं है, आसान है। जीवाणु में विखंडन और कवक में बीजाणु निर्माण, दोनों के चित्र दोनों हेडिंग के सामने सामने बनाना और अच्छे से फेयर करना। इसके बाद इसकी बची हुई जो विधियां हैं वो अगले वीडियो में हम आपके साथ पढ़ेंगे।